तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था। तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है, खाना ही मांसाहारी होता है, खाना ही मांसाहारी होता है। एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड का विवादित बयान। राम मांसाहारी थे, वह शाकाहारी नहीं थे। जितेंद्र आव्हाड। एनसीपी नेता का विवादित बयान, भड़के हिंदू। बीजेपी और हिंदू संगठनों में बयान को लेकर विरोध। राम मांसाहारी थे, शिकार कर कर खाते थे। उस समय कहीं ना कहीं अनाज नहीं थे। राम जो है पूरी तरीके से मांसाहारी थे, जानवरों का शिकार करके खाते थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एनसीपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड का बयान है। पहले आप वो बयान सुनिए जिसको लेकर अब देश में खासतौर पे हिंदू समुदाय में काफी ज्यादा विवाद बढ़ चुका है। जिस वक्त ये व्यवस्था थी तब राइस नहीं था। हिंदी शुरू है, हिंदी चालू है, हिंदी चालू हिंदी शुरू है। राइस नहीं था। तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था। तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसको लेकर कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती है, आपको नजर नहीं आ रही? क्योंकि क्या राम को मांसाहारी करना, क्या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। आप अपने कहे पे कायम है बिल्कुल, इसको कभी बिल्कुल कायम है। ये है आप क्या भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है। वो राम भक्ति है ना। सर तुम्ही जे तो देखा आपने कि किस तरीके से एनसीपी के विधायक और पूर्व में मंत्री रहे जितेंद्र आव्हाड एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर राम को लेकर बयान दिया है और उन्होंने कहा है अपने बयान में कि राम मांसाहारी थे। उस समय जो राजा थे वो शिकार कर कर खाते थे और राम शिकार कर कर खाते थे। ऐसे में जो है लोकसभा चुनाव नजदीक है, राम मंदिर का उद्घाटन होना है और इस तरीके से बयान देना जहां पे विपक्ष की इंडिया गठबंधन पहले ही राम मंदिर को मुद्दे को लेकर जूझती नजर आ रही है। ऐसे में जो है ये मुद्दा कितना बड़ा है और कितना बड़ा स्टेटमेंट है लोकसभा चुनाव से पहले। इन तमाम सवालों के जवाब आज जानेंगे आज के हमारे सहयोगी अमन जी से, और ये जवाब जानने की तलाश करेंगे कि क्या इससे राजनीतिक कहीं ना कहीं एक फायदा मिलेगा बीजेपी को, और साथ ही में लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के पार्टियों के कुछ नेता हैं वो इस तरीके से बयानात दे रहे हैं, क्या वो अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की मदद कर रहे हैं? देखिए सिराज, बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया दरअसल, क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो उस समय देश में कई ऐसे मुद्दे जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विपक्षी जो दल हैं वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को बैठे बैठे ऐसे मुद्दे दे देते हैं जिसके ऊपर बीजेपी लगातार उनके ऊपर हमलावर हो जाती है और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल फ़ायदा मिलना चाहिए था विपक्षी दलों को वो बीजेपी को मिल जाता। अब देखिए जितेंद्र जो एनसीपी के कह सकते हैं विधायक हैं उस तरह की बात कहते हुए नजर आते हैं जो अपने आप में बहुत विवादास्पद है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कह सकते हैं पूरे देश में इस समय चर्चा होने लग गई है। बीजेपी के जो राम कदम है उन्होंने भी इसके ऊपर जो है विवादास्पद और तमाम तरह से उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। लगातार बीजेपी के तमाम नेताओं ने इसको लेकर उनकी घेराबंदी शुरू कर दी है। तो ये बताता है अपने आप में कि कितने असंवेदनशील हैं जितेंद्र की ऐसे मौके पर, जबकि देखिए 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उससे ठीक पहले इस तरह का बयान देते हुए नजर आ रहे हैं जो कहीं से भी जो तर्क संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इस मौके के हिसाब से बिल्कुल भी वो बयान देना उचित नहीं था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है तो देखिए एक बात कहीं से निकलती है, फिर वो जिस तरह से इंडी गठबंधन में तमाम सारे दल हैं वो सबके ऊपर लागू हो जाती है। सर खास बात इसमें यह है कि जितेंद्र आव्हाड उस पार्टी के विधायक हैं जो पहले ही दो गुटों में बट चुकी है, और एक तरफ है शरद पवार गुट और दूसरी तरफ अजीत पवार गुट। हम बात कर रहे हैं एनसीपी की, और एनसीपी के जो है शरद पवार गुट के विधायक है जितेंद्र आव्हाड। ऐसे समय पे बयान देना जी बिल्कुल, मैं वही आपको बात समझा रहा था, बता रहा था कि देखिए जिस तरह से पूरे का पूरा माहौल इस समय बीजेपी के पक्ष में बना हुआ राम मंदिर को लेकर, तो बहुत एहतियात बरतनी चाहिए ऐसे मसलों को लेकर। चाहे सपा के जो स्वयं प्रसाद मौर्य उनके बयान आप देखिए लगातार राम के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर
वो बयान और तमाम तरह की बातें करते रहते हैं। वहीं तमिलनाडु की बात करें, सरकार जो है उनके जो उदयनिधि मंत्री भी हैं और कह सकते हैं स्टालिन के बेटे भी हैं, उनके बयान आप देखिए लगातार वो विवादास्पद बयान हिंदू और सनातन धर्म को लेकर देते रहते हैं। तो ये बताता है किस तरह से जो विपक्षी दल हैं वो लगातार अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। और देखिए ये बयान, इस तरह का बयान कि राम मांसाहारी थे, इस तरह की बातें कहना और इस तरह की बातों को सबके सामने रखना, मुझे लगता है सिराज ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो मंशा है वो सत्ता से दूर रहने की है, क्योंकि आप 80% को सीधे तौर पर नाराज़ कर रहे हैं कि हम तो ऐसी बातें कहेंगे, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। और वहीं एनसीपी की बात करें तो लगातार वो भी बैकफुट पे हैं और अब उनको बयान देना पड़ा है कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आप बात करिए, महंगाई पर आप बात करिए, बेरोजगारी पर आप बात करिए, एजुकेशन पर आप बात करिए, विकास के और तमाम सारे मुद्दे उनके ऊपर बात करिए, लेकिन आप जो है राम के ऊपर इस तरह की बातें करते हुए, क्योंकि ये देश जो है राम का देश है और जिस तरह से राम मंदिर बन रहा है उसको लेकर तमाम सारी जो सर, एक बात है कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लगातार जो है विपक्ष ये मुद्दा उठा रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, एजुकेशन, लेकिन कहीं ना कहीं देश की 80% जनता जो एक खास समुदाय से, बहुसंख्यक समुदाय से ताल्लुकात रखती है और उनके भगवान के ऊपर इस तरीके से टिप्पणी देना, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि उनकी जो मंशा है वो राजनीति से दूर, जैसा कि आपने कहा, इस समय पे कहीं ना कहीं उनको सावधानी नहीं बरतनी चाहिए थी। मैं वही कह रहा हूँ आपसे। देखिए जाहिर बात है कि ऐसे वक्त में हर एक कदम नाप तोल के रखना पड़ता है, हर एक चीज़ को बहुत सोच समझ के कहना पड़ता है, क्योंकि छोटी सी बात कहने की आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। और जबकि हम विपक्षी दलों का हाल देखें तो कहीं भी ठहर नहीं रहे बीजेपी के सामने, एनडीए के सामने, तो ऐसे में उनको बेहद सतर्कता से बयान देने चाहिए, बेहद जो है सोच समझ कर अपनी बातें रखनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, जिस तरह की जो चीज़ें वो सामने रख रहे हैं, वो ये बता रहा है कि बीजेपी को वो बैठे बैठाए मुद्दे दे रहे हैं, लगातार बीजेपी को हमला करने का मौका दे रहे हैं। और देखिए बीजेपी भी कहाँ पीछे रहने वाली है, उनके जो तमाम सारे बड़े नेता उन्होंने अब जितेंद्र की घेराबंदी शुरू कर दी, उनके ऊपर बयान देने शुरू कर दिए, उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की है। तो ऐसे में ये समय एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर सकता है आने वाले दिनों में। जाहिर सी बात है, आने वाले दिनों में आप देखिए, आज ही की बात देखिए आप, लगातार तमाम सारे बीजेपी के जो नेता इसके ऊपर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार इसके ऊपर जो है अपने स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में जो बीजेपी है वो इस मुद्दे को बनाएगी। और चूंकि राम मंदिर का मामला 10-12 दिन के बाद देखने को मिल जाएगा कि वहाँ पर उद्घाटन है, उससे ठीक पहले इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी के मारने जैसा है। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जो सपा से हैं, वो भी लगातार धार्मिक बयान देते रहते हैं, हिंदुओं को लेकर तमाम तरह की बातें कहते रहते हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से आए हैं, ये सभी ने देखा है। लेकिन क्या इन बयानों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि जो इंडिया गुट के पार्टियां हैं उनका कोई लक्ष्य नहीं है, उनका कोई एक तरीके से कह सकते हैं गाइडलाइंस नहीं है कि आपको इस दायरे में रहकर बात करना है, इस तरीके से लिमिट में रहकर बात करना है? क्या अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, खासतौर पे जब आपकी पार्टी 2 गुटों में बढ़ चुकी हो? जी, बिल्कुल। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए आपको रणनीति बनानी चाहिए, बेहतर रोड मैप बनाना चाहिए, बेहतर तरीके की नीति रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन आप ऐसे बयानों को देने में उलझे हुए जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है, और जाहिर बात है कि वो आपको नुकसान ही करेंगे। क्योंकि इस देश में धर्म जो भी इमोशन का मुद्दा है, आपने देखा कि बीजेपी बारंबार राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ी है, जीती है, और अब जबकि राम मंदिर का कह सकते हैं कि ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है, उद्घाटन होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, ऐसे मौके पर इस तरह के बयान को देना कहीं ना कहीं अपने लिए मुश्किलें खड़ी करने जैसा है। और लगातार एनसीपी और तमाम जो दल, उनके साथ में सहयोगी जो दल हैं कैसे इंडिया गठबंधन में, वो लगातार उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। चाहे आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लीजिए, आप चाहे तेजस्वी की बात कर लीजिए, उदयनिधि की बात कर लीजिए, इसके अलावा जो अभी हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से जितेंद्र की बात आप कर लीजिए, सब लोग कहीं ना कहीं ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जो उनके लिए मुश्किलों भरा सबब हो सकता है। क्या जिस तरीके से क्रिकेट में ओवर थ्रो करके कहीं ना कहीं एक रन लुटाए जाते हैं, ऐसे में उस मामले से इसको जोड़ कर देखें, उस एग्जाम्पल से, तो क्या ओवर बातें करके बीजेपी को, ये कहीं ना कहीं बीजेपी 2 रन लेना चाह रही थी और ये चौका मरवा रहे हैं? बिल्कुल वही बात हो रही है कि जहां पर सिंगल की गुंजाइश भी नहीं है, आप वहां पर 4 रन दे रहे हो, 6 दे रहे हो। तो ये जो लगातार हो रहा है और लगातार देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के आने वाले दिनों में एक बेहद परेशानी का सबब बन जाएगा, बेहद जो है उनके लिए गंभीर परिणाम लेकर आएगा। इस बात को जितना जल्दी हो सके समझ ले इंडी गठबंधन, उतना अच्छा। नहीं तो जब कह सकते हैं सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, फिर लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 2024 का साल है,
है, इस साल इलेक्शन है और 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, उसके बाद वैसे भी बीजेपी जो है ड्राइविंग सीट पर होगी। तो ऐसे में अगर ये इस तरह की उलझुल बयानबाजी करेंगे तो आप ये मानकर चलिए कि ये अपने ही कारनामों से खुद को बैकफुट पे ले आएंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान है, खासतौर पे जब राम मंदिर जो है एक अहम मुद्दा बनकर उभर रहा है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। ऐसे में विपक्ष दल के जो नेता हैं वो राम को लेकर इस तरीके से बयान देते हैं, खासतौर पे जब कहीं ना कहीं देश की 80% जो समुदाय है उसके एक भावना की बात हो, उनके सम्मान की बात हो, और इस तरीके से धार्मिक बयान देना ये साफ तौर पर दर्शाता है कि उनकी कोई मर्यादा नहीं है। जो विपक्ष के नेता हैं उनका कोई कंट्रोल नहीं है और इंडिया गठबंधन में कोई भी गाइडलाइंस नहीं है, कोई भी एक तरीके से कह सकते हैं कार्रवाई नहीं है, ठोस कदम नहीं है, नेताओं को दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं कि आपको इस लिमिट में रहकर बोलना है। क्योंकि भगवान और धार्मिक मुद्दों को लेकर बोलना यह कहीं ना कहीं साफ तौर पर दर्शाता है कि बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से आप फायदा पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आप जितेंद्र के इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।